यहाँ पर सेमेस्टर 5 के लिए पेपर नंबर 13 का प्रश्न भारतीय आर्य भाषाओं का ऐतिहासिक विकास क्रम बतलाते हुए उन भाषाओं की प्रमुख विशेषता बताइए वाला प्रश्न हम करने वाले हैं, जिसके मुद्दे कुछ इस प्रकार है। पूर्व भूमिका, भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम और वर्गीकरण, भारतीय आर्य भाषाओं की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी का स्थान और उपसंहार। अब यहाँ पर हम देखें तो भारतीय आर्य भाषाओं में को कहाँ से उत्पन्न हुई यह देखें तो भारतीय आर्य भाषा का उद्भव भारोपीय परिवार से हुआ। अब भारोपीय परिवार की एक शाखा भारत ईरानी है। इस शाखा को आर्य भी कहा जाता है। भारतीय आर्य भाषा की भारोपीय परिवार से हुआ और भारोपीय परिवार की एक शाखा भारत ईरानी है और इसको आर्य भी कहा जाता है। और कुछ विद्वान मूल भारत यूरोपीय भाषा जो है और उसको आर्य मानते हैं। रूढ़ अर्थ में और व्यापक अर्थ में आर्य भाषा का प्रयोग आर्य शब्द का प्रयोग होता है, जिसमें रूढ़ अर्थ में शब्द शाखा विशेष का परिचय करेगा वह, और व्यापक अर्थ में मूल भारत यूरोपीय भाषा भाषियों का सूचक रहेगा। भारतीय आर्य भाषाओं का संबंध भारोपीय परिवार की आर्य शाखा से है। यह हुई कुछ पूर्व भूमिका। अब भारतीय आर्य भाषा का विकास क्रम या वर्गीकरण जो भी कहे वह देखेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय आर्य भाषाओं का को 3 कालों में बांटा हुआ है। एक है प्राचीन आर्य भाषा काल, दूसरा है मध्य भारतीय आर्य का भाषा काल और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। अब इस तीनों को 3 वर्ग में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य काल, जिसका समय है 1500 ईसा पूर्वी से 500 ईसा पूर्वी तक। दूसरा है मध्य भारतीय आर्य काल, जिसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय है 1000 ईसा से अब तक। अब यहाँ पर यह 3 इसके हिस्से जो किए गए ऐतिहासिक दृष्टि से वहाँ अब हम देखेंगे कि प्राचीन आर्य भाषा, मध्य आर्य भाषा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा, तीनों के विषय में थोड़ा देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका वर्गीकरण हम करते हैं तो उसे संस्कृत काल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी भाषा थी उसमें संस्कृत भाषा प्रधान थी। अब संस्कृत भाषा के 2 हिस्से हैं, एक लौकिक संस्कृत और 2 वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत को प्राचीन संस्कृत या वैदिकी या छंदस भी कहा जाता है। अब इसके विषय में हम बात करें तो जो 4 संहिताएं हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्व, भारतीय आर्य भाषा का जो
रूप है वह इन संहिताओं में काफी सुरक्षित है। संहिताओं की जो भाषा है वह काव्य भाषा है और ईरानी धर्म ग्रंथ जो है अवेस्ता, उसकी भाषा ऋग्वेद के काफी करीब की रही है। अब इन भाषाओं की जो विशेषता है, यानी कि वैदिक संस्कृत की जो विशेषता है वह कुछ इस प्रकार है कि यह भाषा जो थी वह योगात्मक थी। दूसरी थी, इसमें शब्दों में धातुओं का अर्थ प्रायः सुरक्षित रहता था। धातुओं का जो अर्थ था वह सुरक्षित रहता था, उसमें कोई बदलाव नहीं आता था। अन्य है, भाषा अधिक नियमबद्ध थी, नियमों में बंधी हुई थी। नेक्स्ट है, भाषा संगीतात्मक थी। सीधी बात है कि काव्य में प्रस्तुति होगी तो इसमें संगीत भी होगा। नेक्स्ट है भाषा में 3 लिंग थे और 3 वचन थे। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि 3 लिंग और 3 वचन। नेक्स्ट है, पदों का स्थान निश्चित नहीं था। यहाँ पद निश्चित स्थान वाले ही आ रहे हो ऐसा नहीं था। इसका शब्द भंडार, यानी वैदिक संस्कृत का जो शब्द भंडार था तत्सम शब्दों से अधिक भरा पड़ा था। इसी तरह हम लौकिक संस्कृत को देखें तो उसको क्लासिकल संस्कृत भी कहा जाता है। हम देखें तो इसमें लौकिक संस्कृत में जो बातें हो रही थी वह वैदिक संस्कृत के को ध्यान में रखकर हम देखते हैं। इसमें दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा भिन्नता नहीं है। फिर भी कई कई जगह विशिष्टता जरूर है। वैदिक भाषा में रू लट स्वतंत्र स्वर थे, इनका उच्चारण कैसा था, स्वरांत था। जबकि लौकिक संस्कृत में ये री री ली जैसे उच्चारित हो गए। और अन्य देखें तो वैदिक भाषा में 4 संयुक्त स्वर थे, ए ओ औ, यह संयुक्त स्वर थे। जबकि लौकिक संस्कृत में ए ओ मूल स्वर हो गए और ए औ उच्चरित रूप हो गए और उसका ऐ औ हो गया। शब्द समूह की दृष्टि से देखें तो वैदिक संस्कृत में तत्सम शब्दों की अधिकता ज़्यादा थी, जबकि लौकिक संस्कृत में अनार्य, आस्ट्रिक और द्रविड़ जैसे शब्दों से यह लौकिक संस्कृत भरा है। अब हम देखेंगे मध्य भारतीय आर्यकाल। अब मध्य भारतीय आर्यकाल को 3 हिस्सों में बांटा गया है। प्रथम प्राकृत काल, दूसरा है द्वितीय प्राकृत काल, तीसरा है तृतीय प्राकृत काल। पहले प्राकृत काल को हम देखें तो पाली प्राकृत का प्राधान्य यहाँ पर होने के कारण
इसे पाली काल कहा गया है। और यही पाली जो थी वह प्रथम प्राकृत अथवा देश भाषा हुई। और इसी भाषा में हमें भगवान बुद्ध का उपदेश भी प्राप्त होता है। दूसरा इसका जो रूप था वह शिलालेखी प्राकृत, और यह जो शिलालेखी प्राकृत था वह हमें अशोक के शिलालेख में प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे द्वितीय प्राकृत काल। पैशाची प्राकृत, सौरसैनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, यह सब है जो कि अलग अलग हमें प्राप्त होते हैं। इन भाषा रूपों का प्रचार भारत के विभिन्न भिन्न भिन्न प्रदेशों में हुआ और इनमें अपने अपनी अलग विशेषताएं थी। तीसरा काल हम देखेंगे संक्रमण काल या विकास काल। संक्रमण काल में हम देखेंगे कि आर्य भाषाएं अपभ्रंश के बोली रूपों में नवीन रूप में विकसित हो गई, जिससे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का संक्रमण या संधि होने के कारण इस काल को संक्रमण या संधि काल भी कहा जाता है। इसे आचार्य हेमचंद्र जी ने जनभाषा की नए रूप को साहित्य में प्रस्तुत करने के कारण इसे ग्राम्य अपभ्रंश की संज्ञा भी दी है। आधुनिक विद्वानों ने इसे पुरानी हिंदी, आरंभिक हिंदी, परवर्ती अपभ्रंश जैसे कई नामों से भी जैसे कई नाम भी दिए हैं। अब हम देखेंगे विकास काल। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं अपभ्रंश के ही गर्भ में शताब्दियों से पलती आ रही थी और एक साहित्यिक अपभ्रंश का क्रमशः ह्रास होता गया और दूसरी ओर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के नए रूप प्रचलन में आते गए। यानी कि एक तरफ साहित्यिक अपभ्रंश का क्रमशः ह्रास हो गया, यानी कि वह बुझती चली गई, और दूसरी तरफ भारतीय आर्य भाषाएं जो थी वह नए रूप में आती गई। प्राचीन आर्य भाषाओं का ह्रास और नवीन की जो शुरुआत थी वह कुछ इस प्रकार थी। यहाँ पर हम वह देखते हैं कि किस प्रकार अपभ्रंश में से नई आधुनिक आर्य भाषाएं आ गई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे अपभ्रंश महाराष्ट्री जो थी उसकी हो गई मराठी आधुनिक आर्य भाषा में। दूसरी थी सौरसैनी जिसका अन्य आधुनिक भाषाओं में वर्गीकरण होने पर पश्चिमी हिंदी आ गई, राजस्थानी आ गई, गुजराती आ गई, पहाड़ी आ गई। अन्य है मागधी जिससे बिहारी आ गई, बंगला आ गई, उड़िया आ गई, असमी आ गई। अन्य है अर्धमागधी जिससे पूर्वी हिंदी, पूर्व के जो सारे विस्तार है वहाँ पर जो बोली जाती है वह पूर्वी हिंदी। ब्राचड़ जिससे आ गई है सिंधी, और पैशाची जिससे आ गई है पंजाबी और लहंदा। यह अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाएं जो भी प्रस्तुत हुई उसका यहाँ पर हमने प्रस्तुतिकरण किया है। अब हम देखेंगे भारतीय आर्य भाषाओं की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता है संसार के सबसे विशाल एवं विस्तृत भाषा परिवार भारोपीय परिवार से
इस भाषा का यानी कि भारतीय आर्य भाषा का संबंध है। दूसरी विशेषता यह है, भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप जो है वह संहिताओं में सुरक्षित है। अन्य है, भारतीय आर्य भाषाएं संसार की प्राचीनतम भाषाओं में स्थान प्राप्त किए हुए हैं। अन्य है, ऋग्वेद की जो भाषा है वह ईरानी धर्म ग्रंथ अवेस्ता से काफी नजदीक है। प्रारंभ में योगात्मक भाषा जो थी, यह भाषा योगात्मक थी, कालांतर में वह वियोगात्मक हो गई। अन्य है कि इस भाषा ने विकास के अनेकोनेक सोपान प्राप्त किए हुए हैं। और अंत में और एक है कि यह जन भाषाओं का सविशेष सहयोग प्राप्त कर चुकी है। यह हुई इसकी विशेषताएं। अब हम देखेंगे भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी का स्थान। हिंदी प्राचीन काल से ही मध्य देश की भाषा मानी जाती है। अब देखें तो इसका योगदान भाषा प्रचार में मध्य देश का योगदान काफी रहा है। अब तक मध्य देश की भाषा में ही भारत में संपर्क भाषा के रूप में हमारे सामने आती रही है। हिंदी भी भारत की संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा का सम्मान प्राप्त कर चुकी है। यह जो हिंदी है वह आधुनिक युग की प्रगतिशील भाषा है। इसका जो इतिहास है वह दीर्घ और दर्शनीय है। इसका क्षेत्र विशाल एवं विस्तृत है। इसमें अनेक उपभाषाएं और बोलियां हैं। शब्द भंडार की दृष्टि से यह अन्य भाषाओं की तुलना में अत्यंत समृद्ध भाषा है। और इसका जो साहित्य है वह प्राचीन, प्रेरणादायी और प्रगतिशील है। हिंदी में विभिन्न भाषाओं के शब्दों को आत्मसात किया गया है। इसमें संस्कृत भाषा के शब्दों का को अधिक हम प्राप्त करेंगे। वह प्रारंभ से ही स्वतंत्र रूप से विकास करती आई है और इसमें 2 लिंग और 2 वचन है। बंगला की तरह संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित नहीं है। प्राचीन काल से यह जन मन की भाषा बन चुकी है और विकसित होती रही है। अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जहाँ प्रदेश की सीमा में बंध गए हैं, वहाँ हिंदी प्रदेश की सीमाएं तोड़कर आगे बढ़ गई है। आज हम देखें तो इसके बोलने और लिखने और समझने वालों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई है। विश्व की दूसरी तीसरी विकसित भाषा के रूप में यह प्रतिष्ठा भी पा चुकी है। इस प्रकार हम देखें तो भारतीय आर्य भाषाओं में, विशेषकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हिंदी का स्थान श्रेष्ठ और सर्वोपरि है। और उपसंहार की दृष्टि से हम देखें तो भारतीय आर्य भाषा को मुख्य 3 हिस्सों में बांटा गया। प्राचीन, मध्य, आधुनिक, इन 3 कालखंडों में इसे विभक्त किया गया। और भाषाओं का प्राचीन रूप वैदिक संस्कृत में मिलता है। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत में इसका विकास हुआ और जन भाषा का विकास मध्यकाल में दिखाई देता है।
और हिंदी एक सुविकसित भारतीय आर्य भाषा है। यहाँ यह प्रश्न पूर्ण हुआ।